हाय वेलकम टू फायरपीडिया। इस वीडियो में मैं आपको रिफ्यूज एरिया से रिलेटेड फायर सेफ्टी प्रोविजंस जो एनबीसी 2016 पार्ट 4 में दिए हुए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। इन जनरल जब कभी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ रिफ्यूज एरिया एंड व्हाट इज़ असेंबली एरिया, अक्सर वो क्या करते हैं इससे रिलेटेड चीज़ों को रिफ्यूज एरिया में बता देते हैं, रिफ्यूज एरिया से रिलेटेड चीज़ों को असेंबली एरिया में बता देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें थोड़ी इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। रिफ्यूज एरिया बिल्डिंग के अंदर आउटर पेरीमीटर पे होगा, वेयर एज असेंबली एरिया आउटसाइड बिल्डिंग एट ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल होता है। सेकेंड, इसका पर्पस क्या है? टेम्प्रोरी शेल्टर है। इनकेस अगर बिल्डिंग के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है ड्यू टू फायर और सम अदर इमरजेंसी पर्पस, तो ऑक्यूपेंट्स और टेनेंट्स उस प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे वो टेम्प्रेरी स्टेज करते हैं और वहाँ से फिर वो थ्रू फायर फाइटिंग शाफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते हैं। अगर वो जरूरत पड़ गई तो फायर सर्विस उनको रिफ्यूज एरिया से रेस्क्यू भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वेयर एज असेंबली एरिया का पर्पस क्या है? जब बिल्डिंग का इवैक्यूएशन करा दिया गया तो डेडिकेटेड लोकेशन को असेंबली एरिया है, उस डेडिकेटेड लोकेशन पर ऑक्यूपेंट्स जाते हैं, उनके फायर वार्डन उनका हेड काउंट करते हैं। फिर अगर कोई मिसिंग है तो वो फायर वार्डन इमरजेंसी रिस्पांस टीम मेंबर्स को बताते हैं ताकि सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सके। प्लस असेंबली एरिया पे क्या होता है, उसके असेंबली एरिया के नियर बाय हमारा फर्स्ट एड का पॉइंट भी होता है, मेडिकल एम्बुलेंस सपोर्ट भी होता है कि अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी कोई हर्ट हो गया, किसी मेडिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। प्लस असेंबली एरिया के ही अराउंड फायर कमांड सेंटर एंड कमांड पोस्ट भी बनता है ताकि किसी बड़ी लार्ज स्केल की इमरजेंसी को अच्छे तरीके से हैंडल एंड कोऑर्डिनेट करा जा सके। अब रिफ्यूज एरिया की लोकेशन तो कोड में डिफाइंड है, जो ऑफकोर्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वेयर एज असेंबली एरिया की लोकेशन डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करना है कि जैसे किसी बिल्डिंग में फायर है, उससे गिरने वाली डेबरी से कहीं असेंबली एरिया को तो नुकसान ना हो, असेंबली एरिया के नियर बाय कोई हाई टेंशन केबल तो नहीं हो, कोई केमिकल का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, और अगर कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है तो वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन या इन सब के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उससे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए आप असेंबली एरिया को चूज कर सकते हैं। प्लस अगर पॉसिबल हो, अगर आपके साइट के पास ना स्पेस है तो आप अल्टरनेट असेंबली एरिया का भी प्रोविजन रख सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज डिफाइंड। इसका मिनिमम 15 मीटर स्क्वायर, 15 स्क्वायर मीटर का साइज डिफाइंड है। इस असेंबली एरिया के लिए कोई भी साइज डिफाइंड नहीं है। अब इस एनबीसी 2016 पार्ट 4 में हमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसे रिफ्यूज एरिया के लिए रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे कौन कौन से सिस्टम प्रोवाइडेड होने हैं। और सेम गोज हियर फॉर असेंबली एरिया, यहाँ पे कोई भी सर्विसेज एंड सिस्टम के बारे में कोई भी डिफाइंड गाइडलाइंस नहीं दी हुई है। अब हम ये जानेंगे कि एनबीसी के हिसाब से रिफ्यूज एरिया की लोकेशन कहाँ पे हो सकती है। ऑन द पेरीफेरी ऑफ द फ्लोर ओपन टू एयर, मतलब जिस फ्लोर पे है उसके आउटर पेरीमीटर पे होना है, और एटलीस्ट वन साइड पे ओपन हो जिसपे कि रेलिंग का भी प्रोविजन हो ताकि कोई गिर ना जाए। इनर साइड में वो एरिया 120 मिनट फायर रेटिंग के थ्रू सेग्रीगेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जिट पार करके रिफ्यूज एरिया तक पहुंचोगे तो जो दरवाजा है वो फायर रेटेड होना चाहिए, और उसके जितनी भी कनेक्टेड वॉल है वो फायर रेटेड होनी चाहिए। और अगर आपने ग्लास फसाड का यूज किया है तो ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, फिर वो सारे ग्लास आपके फायर रेटेड ग्लास होने चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। असेंबली बिल्डिंग्स में पहला रिफ्यूज एरिया 18 मीटर पे चाहिए, दूसरा रिफ्यूज एरिया आपको 24 मीटर पे चाहिए। इसके बाद किस फ्लोर पे चाहिए, क्या हमें और 30 मीटर पे चाहिए, 60 मीटर पे चाहिए, ये हिडन है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि असेंबली बिल्डिंग की हाइट एज पर एनबीसी 30 मीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो हमें इसके ऊपर किसी रिफ्यूज एरिया के बारे में तो सोचना ही नहीं है। इसलिए कोड ने 18 मीटर एंड 24 मीटर पे लाके स्टॉप कर दिया था। इसका जो साइज है वो टोटल वो ग्रॉस फ्लोर एरिया का 10% से कम नहीं होना चाहिए। और रिफ्यूज एरिया का जो भी साइज आप कैलकुलेट करोगे वो दो हिस्सों में भी मे बी का मतलब कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट अगर आपको लगता है कि आपको उसको दो रिफ्यूज एरिया में डिवाइड करना है तो किसी भी रिफ्यूज एरिया का पर्टिकुलर एरिया का साइज 100 स्क्वायर मीटर से कम नहीं हो सकता। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अगर बिल्डिंग में बालकनीज हैं और बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर तक है तो वहाँ पे तो कोई रिफ्यूज एरिया नहीं चाहिए। लेकिन अगर बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर से ज़्यादा है तो आपको पहला रिफ्यूज एरिया 60 मीटर, उसके बाद हर 30-30 मीटर पर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है जो फुल्ली इनक्लोज्ड है जिसमें कोई बालकनीज नहीं है, इन दैट केस हमें फिर रिफ्यूज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे केस में हमें कहाँ पे रिफ्यूज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमें ऑफिस बिल्डिंग में जो पैरामीटर दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, ऑफिस बिल्डिंग के केस में पहला रिफ्यूज एरिया एग्जैक्टली 24 मीटर हाइट, उसके बाद हर 15-15 मीटर की हाइट पे हमें रिफ्यूज एरिया को प्रोवाइड करना है।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया जाता है हाउ एरिया टू बी कैलकुलेटेड। अब रिफ्यूज एरिया का कैलकुलेशन कैसे करना है, हालांकि ऑक्यूपेंसी टू ऑक्यूपेंसी इट विल वेरी, बट आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम एन ऑफिस बिल्डिंग। कोड ने बताया कि कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना है, आपको रिफ्यूज फ्लोर और उसके ऊपर के फ्लोर के जितनी ऑक्यूपेंट्स हैं उनका टोटल काउंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ऑक्यूपेंट लोड निकालना है। रिफ्यूज एरिया के लिए जो ऑक्यूपेंट लोड प्रोवाइड है वो 0.3 स्क्वायर मीटर पर पर्सन है। और जब आप कैपेसिटी और रिफ्यूज एरिया का साइज कैलकुलेट करो तो आपको ये देखना है कि हर 200 ऑक्यूपेंट के लिए आपको 0.9 स्क्वायर मीटर का साइज लेना है फॉर द पर्पस ऑफ व्हील चेयर। अब ये भी बताया हुआ है कि चाहे आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, रिफ्यूज एरिया का साइज किसी भी हाल में 15 स्क्वायर मीटर से कम तो होना ही नहीं होना है। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। कितना हो सकता है इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक ऑफिस फ्लोर है, एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसका किसी एक फ्लोर का ग्रॉस फ्लोर एरिया 1500 स्क्वायर मीटर है। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स हमें निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ग्रॉस फ्लोर एरिया को आपको ऑक्यूपेंट लोड से डिवाइड करना होगा। ये ऑक्यूपेंट लोड रिफ्यूज एरिया के लिए जो दिया हुआ ऑक्यूपेंट लोड है वो नहीं है, ये वो ऑक्यूपेंट लोड है जो एनबीसी में दिया हुआ है, ऑक्यूपेंट लोड फॉर ईच एंड एवरी ऑक्यूपेंसी। ग्रुप ई बिजनेस ऑक्यूपेंसी के लिए ऑक्यूपेंट लोड आता है 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1500 डिवाइडेड बाय 10 तो हमें कितना काउंट मिला, 150%। दिस इज अ काउंट फॉर वन फ्लोर, मतलब एक फ्लोर के लिए 150 लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी के लिए क्या बताया हुआ है कि कैपेसिटी जो आपको लेनी है रिफ्यूज फ्लोर और उसकी अपर फ्लोर, मतलब हमने डबल से गुना किया। तो फिर 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 300 पर्सनस के लिए आपको रिफ्यूज एरिया कैलकुलेट करना है। अब रिफ्यूज एरिया का ऑक्यूपेंट लोड हमें दिया था 0.3 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। तो रिफ्यूज एरिया का साइज इंडिविजुअल्स को होल्ड करने के लिए कितना हो गया, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 300 विच इज 90 स्क्वायर मीटर। इस पे अभी हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि अभी हमें इसमें व्हील चेयर के दिए हुए साइज को फैक्टर इन करना है। तो 90 स्क्वायर मीटर प्लस 0.9 स्क्वायर मीटर, तो हमारा जो ग्रॉस रिफ्यूज एरिया का साइज निकलेगा फॉर दिस ऑफिस बिल्डिंग फॉर दिस एग्जांपल इज 90.9 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको इससे क्लैरिटी हो गई होगी कि एक रिफ्यूज एरिया के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है, और ये तब करना है जब आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअल हेड काउंट क्या है। क्योंकि रिफ्यूज एरिया का साइज तो हम डिजाइन स्टेज में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो डिजाइन स्टेज में आपको कैसे पता करना है कि रिफ्यूज एरिया का साइज क्या होगा, उसके लिए आप इस कैलकुलेशन को रेफर कर सकते हैं। अब फिर देखते हैं कि हमें रिफ्यूज एरिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें बिल्कुल प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहले इमरजेंसी लाइट का प्रोविजन होना चाहिए। अब जब हम इमरजेंसी लाइट की बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इमरजेंसी लाइट का जो लक्स लेवल होगा वो किसी भी हाल में 10 लक्स से कम नहीं होगा। अब ये 10 लक्स का मेजरमेंट आपको वेस्ट हाइट पे करना है, इस साइड पे करना है या ग्राउंड लेवल पे करना है। क्योंकि अक्सर इसका कोई अक्सर इसके बारे में ये देखा गया कि जब भी मेजरमेंट लिया जाता है तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट पिक कर लिए जाते हैं। जब भी हम इमरजेंसी लाइट की बात करेंगे दैट टू पर्पस ऑफ द इवैक्यूएशन और एस्केप रूट, तो उसका मेजरमेंट हमेशा ग्राउंड लेवल पे रखना है। इमरजेंसी लाइट के अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, पीए सिस्टम, टॉक बैग एंड ड्रिंकिंग वाटर का भी अरेंजमेंट होना मैंडेटरी है। इनके अलावा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिफ्यूज एरिया होगा दैट शुड डायरेक्टली कनेक्ट टू फायर फाइटिंग शाफ्ट। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की भी प्रॉब्लम होती है, लिखा हुआ है डायरेक्टली कनेक्ट टू फायर फाइटिंग शाफ्ट, इसका मतलब है कि फायर फाइटिंग शाफ्ट एक साथ कई रिफ्यूज एरिया को कैटर कर सकते हैं। किसी एक्सक्लूसिव फायर फाइटिंग शाफ्ट पर रिफ्यूज एरिया की जरूरत नहीं है, आपस में कई रिफ्यूज एरिया इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं और वो एक रिफ्यूज एरिया तक, वो एक फायर फाइटिंग शाफ्ट तक जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको रिफ्यूज एरिया ऑफ कोर्स इमरजेंसी के लिए तो वहाँ पे तो आप कोई गार्बेज नहीं रखोगे, कोई भी स्टोरेज वहाँ पे अलाउड नहीं है करना। थर्ड पॉइंट इज एडुकेट ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ओपन टू एयर है। अगर बारिश का मौसम है और वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आपने ड्रेनेज का अरेंजमेंट नहीं करा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, इसलिए ड्रेनेज की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ पॉइंट इज रिफ्यूज एरिया पे एक साइनेज होना है जो ये बताता है एट द एंट्रेंस कि आप ऐसे फ्लोर पे हो जहाँ पे रिफ्यूज एरिया प्रोवाइडेड है। प्लस उस रिफ्यूज एरिया में जाने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस बिल्डिंग में और कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पे रिफ्यूज एरिया प्रोवाइडेड है, सो दैट अगर किसी कारण वो रिफ्यूज एरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप दूसरे रिफ्यूज एरिया पे जा सकते हैं। अब ये टाइम है रिकैप का। इस वीडियो में आपको जो जो टॉपिक्स और जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला था व्हाट इज रिफ्यूज एरिया एंड व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द असेंबली एरिया। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एंड वेयर रिफ्यूज एरिया इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट,
how size of refuge area is calculated, and the fourth and the last point is what are design requirements with respect to refuge area. So this was all about the refuge area in this video. If you like this video, please subscribe, share with your friends. Thank you very much. Jai Hind.